हेलो एवरीवन, दिस इज जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज मैं आपके समक्ष लेकर मौजूद हूं क्या हीट ट्रांसफर जो टेस्ट पेपर दिया था मैंने उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगला जो टेस्ट पेपर होने वाला है वो कौन सा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका भी टेस्ट पेपर रखा हुआ है, तो आप जाके उसको सॉल्व करें। और जिन लोगों को इस चैप्टर से रिलेवेंट, हीट ट्रांसफर से रिलेवेंट थ्योरी अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हीट ट्रांसफर का थ्योरी का वीडियो भी मैंने अटैच कर दिया है, तो उस थ्योरी को देख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। और जिनको थ्योरी आती है तो क्वेश्चन के साथ में एंजॉय करें। राइट, स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अ वॉल हैज टू लेयर्स ए एंड बी ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एक वॉल बनाते हैं अपन। वॉल मेरे पास क्या है, दो लेयर से बनी हुई है ना। एक वॉल बना लेते हैं अपन। वॉल इज ऑफ टू लेयर्स, है ना। एक वॉल है, ये वॉल की मैंने थिकनेस बना दी है ना, और वॉल के अंदर दो लेयर हैं। ठीक है, मैं वॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देयर आर टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये ए वॉल, सॉरी, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास ए वॉल का ए पार्ट हो गया और ये वॉल का दूसरे मटेरियल का बी पार्ट हो गया। बोथ द लेयर्स हैव सेम थिकनेस, दोनों का थिकनेस सेम है। यहाँ पर थिकनेस में ले लेता हूँ एल थिकनेस, अगर इसका है, इसका थिकनेस भी क्या हो जाएगा एल, दोनों का थिकनेस सेम है। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए की ट्वाइस है, मैं बोलता हूँ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर के है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी, ट्वाइस। ऑलराइट, अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द होल वॉल, ये पूरी वॉल जो है उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ हो तो एक टेम्परेचर को हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो आप, तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अगर मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वॉल का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 36 है ना, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। देन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर ए, लेयर ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा वो मुझे मालूम करना है। देखो, यहाँ पर लेयर ए जो है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरे पास जो भी यहाँ पर ये जॉइंट आ रहा है उसका टेम्परेचर मैं बोल देता हूँ टी। ठीक है, अगर टी मालूम हो जाएगा तो 36 में से टी को सब्ट्रैक्ट करोगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। और इसने क्या बोला है, कब निकालना है, ये अंडर स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, आपको अगर ध्यान हो, एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, एक फॉर्मूला अच्छे से आप याद रख लें। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि स्टेडी स्टेट पर क्या होता है, या अगर मेरे पास एक रॉड है, उसके दो एंड है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर अगर T2 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता है कितना A है, और इसका लेंथ अगर आपको पता है L, तो यहाँ से आप इसका हीट करंट, ये अगर सपोज T1 टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है तो हीट जो होगी वो T1 से T2 की तरफ फ्लो होगी। मैं उस हीट करंट को क्या बोल रहा हूँ, आई से डिनोट कर रहा हूँ। और आई जो है वो रेशियो क्या है, एनर्जी हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला थ्रू आउट चैप्टर के अंदर काम आएगा। तो हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है आई जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, हायर टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, एंड होल डिवाइडेड बाय L अपॉन AK। L यहाँ पर अगर आप लिखोगे क्या हो जाएगा, ये L डिवाइडेड बाय L एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय AK। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, या इसको और अगर मैं स्पेसिफिक लिखूं, देखो ये एक तरीके से मेरे पास क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की तरह ही फॉर्मूला है। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आपने जब करंट पढ़ा होगा, है ना, करंट जब आपने पढ़ा होगा तो करंट वाले में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता था। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, करंट इक्वल्स टू क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और उसकी वैल्यू होती है L अपॉन AK। ये थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला होता है। तो T1 माइनस T2 अपॉन L, AK को आप ऊपर लेके जा सकते हो भले आप लेना चाहो, अदरवाइज इस तरीके से याद करोगे तो थोड़ा आपके लिए ठीक भी रहेगा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट है मतलब यहाँ पर जो हीट करंट फ्लो हो रही है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, पहले वाले में जो हीट करंट फ्लो हो रही है और दूसरे वाले में जो हीट करंट फ्लो हो रही है, दोनों हीट करंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, सेम। यहाँ पर आई होगी तो यहाँ पर भी क्या होगी, आई फ्लो होगी। ठीक है, तो देखो पहले वाली हीट करंट लिखता हूँ मैं I1, और दूसरे को अगर मैं I2 बोल देता हूँ तो यहाँ से I1 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के इक्वल हो जाएगा। अब I1 कैसे लिखूंगा मैं, 36 से T तक हीट करंट फ्लो हो रही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 36 माइनस T एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, L अपॉन AK, L डिवाइडेड बाय A, और इसका K जो है वो कितना 2K है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी 2K है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास क्या है, सेम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि सेम थिकनेस दी हुई है, मतलब आइडेंटिकल मटेरियल है मेरे पास, अगर नहीं दिया हुआ तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले लें आप। उसके बाद देखिए आप I2 क्या हो गया, T माइनस 0, टेम्परेचर डिफरेंस कितना, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हमेशा ध्यान रखें आप, अपॉन लेंथ मेरे पास L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है,
और यहाँ पर k की वैल्यू k है, बस यहाँ पर अब क्या करो, अब मुझे t निकालना है, तो देखो L कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 36 मल्टीप्लाइड बाई 272 माइनस 2t इक्वल्स टू t। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, t इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, देखो 72 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया ये, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो देखो मेरे पास अब मुझे फाइनली मालूम क्या करना था, मुझे मालूम करना था 36 माइनस टी की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, ये तो निकालना है मुझे टेम्परेचर डिफरेंस ए बार के लिए। तो 36 माइनस टी, टी कितना हो गया मेरे पास 24, कितना हो गया मेरे पास 12 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा, राइट। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो कहीं भी थ्योरी के अंदर अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, थ्योरी वाला वीडियो मैंने आई बटन के अंदर डाल दिया है, तो उसको देख लेना आप, काफी कुछ आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखिए अपन क्या है कि 2 मेटल क्यूब्स विद 3 सेंटीमीटर एजेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, ऑलराइट। द टोटल थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वोयर टू अदर रिजर्वोयर, टोटल थर्मल करंट, देखो थर्मल करंट यहाँ पर 2 तरह की होगी, एल्यूमिनियम में अलग थर्मल करंट फ्लो होगी और कॉपर के अंदर अलग थर्मल करंट फ्लो होगी। या इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसे बना सकते हो, रेजिस्टेंस की फॉर्म में। इसका रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना सीखा है अपन ने, है ना, वीडियो के अंदर जाके, थ्योरी वीडियो के अंदर जाके देख लेना। तो इसका रेजिस्टेंस डायग्राम हो गया, है ना। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, L/A मल्टीप्लाइड बाय K ऑफ एल्यूमिनियम, और नीचे वाले का रेजिस्टेंस जो होगा इसको मैं बोल देता हूँ R1, इसको मैं क्या बोल देता हूँ R1, और नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2, उसको मैं बोलती हूँ, लेंथ तो दोनों की सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का क्या है, सेम आ जाएगा, क्योंकि क्यूब क्या दिया हुआ है, 2 मेटल क्यूब्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एज 3 सेंटीमीटर की है, मतलब लेंथ मेरे पास कितनी हो गई, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, है ना, लेंथ मेरे पास कितनी होगी, तो L हो गया 3 सेंटीमीटर, और क्यूब है, तो क्यूब है तो यहाँ से देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये अगर यहाँ से देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ये। तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10⁻⁻⁻4 मीटर, -4 क्या हो जाएगा ये, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस दूसरा जो होगा वो क्या होगा, L/A K ऑफ कॉपर। अब यहां से मुझे क्या निकालना, टोटल थर्मल करंट निकालनी है। तो इधर वाली करंट को मैं क्या, थर्मल करंट को बोल देता हूं मैं I1, और इधर वाली थर्मल करंट को मैं बोल देता हूं I2, और ये टेम्परेचर मेरा कितना हो गया 100, और ये वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरे पास 20। अब देखो I1 निकालना है, सबसे पहले अपन I1 निकालते हैं। देखो तो I1 इक्वल्स टू कितना होगा, तो I1 विल बिकम व्हाट, I का फॉर्मूला, पहले I का फॉर्मूला लिखूं मैं, I का फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, डेल्टा T अपॉन L/A K। तो देखो थर्मल करंट कितनी होगी, तो I1, सबसे पहले I1 लिखो, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा T, डेल्टा T क्या होगा, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय L, लेंथ कितना हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻², और ये A के ऊपर चला जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन और एरिया हो गया मेरे पास 9 इंटू 10⁻⁻4, और K किसका, I1 मतलब ऊपर वाला मतलब K किसका, एल्यूमिनियम का K दे रखा है आपको 209, ये हो गया मेरे पास 209, ये हो गया, तो ये I1 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो उसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, मेरे को काट लो यहाँ पर, जिसको काटना है आपको, 10⁻⁻2 से ये -2 बच गया मेरे पास, फिर 3 से उड़ाओगे, 3 3 जा 9, और फाइनली मेरे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 209, दिख रहा है, 80 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, और 209 ये हो गया, एंड डिवाइडेड बाय 100, तो फाइनली ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो आप, कितना हो जाएगा मेरे पास कि 209 मल्टीप्लाई, इसके नियर बाय कैलकुलेशन करते हैं अपन ना, आसपास की कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको। देखो ये इसको लिख देता हूँ मैं 210, इसको मैं लिख देता हूँ 210, तो ये हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 210, बढ़ा दिया है तो आंसर थोड़ा सा कम कर देना, फाइनल आंसर को थोड़ा सा कम कर देंगे आप, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 21 3 जा 63, 63 इंटू 8, 63 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होता है वो देख लेते हैं अपन, 8 या 24, 2 8 48, और ये 50, 504,
ठीक है, ये कितना हो गया 504, और थोड़ा आंसर कम करना है तो इसको नियरली इक्वल अपन 500 कर देते हैं। और ये करंट, हीट करंट जो है वो क्या है, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है, तो इसका यूनिट क्या आएगा मेरे पास, वॉट। ऑलराइट, उसके बाद I2 देखो, I2 वाला फॉर्मूला भी सेम, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टी कितना हो गया, देखो सीधा लिख रहा हूँ 100 - 20 आएगा, क्योंकि कॉपर के भी इस एंड पर 100 है और दूसरे वाले एंड पर कितना है 20 है, तो ये 80 आएगा। 100 - 20 80 एंड डिवाइडेड बाय लेंथ वही है मेरे पास 3 × 10⁻² कितना -2, और इधर मल्टीप्लाई में एरिया 9 × 10⁻⁻4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय कितना 385, होल मल्टीप्लाइड बाय 385। इसको भी नियर बाय कैलकुलेशन कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। 3 3 जा 9 और 10⁻⁻2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻2, और फाइनली देखो यहाँ पर अपन कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं अपन, 8 3 जा 24 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। तो देखो कितना हो गया, 4 × 5 = 20, 2 8 × 32, 4 3 4 × 12 और 3 15 इंटू 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो गया मेरे पास 0 4 7 और 5 12, 1 7 8 9 9240। तो देखो 385 मल्टीप्लाइड बाय, समझ में आ रहा है, ये 385 और मल्टीप्लाई इससे हो गया तो ये आ जाएगा आपका कितना 92 कितना 40, और ये 0 एक और हो गया मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। तो फाइनली है ना, यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास कितना 922, ये कितना आ गया 922 वॉट। अब टोटल करंट कितनी हो जाएगी 922 और कितना हो जाएगा 922 प्लस 500 कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा 1422। ये कितना हो जाएगा टोटल। अब मुझे टोटल करंट चाहिए, तो क्वेश्चन में यही पूछा है टोटल थर्मल करंट, मतलब आई को टोटल थर्मल करंट क्या हो जाएगा, I = I1 + I2, और I1 + I2 का मतलब कितना हो गया 922 + 500, ये हो जाएगा आपका 1422 वॉट। मैच कर लो यहाँ पर 1422, ये देखो आ गया मेरे पास 1000 से डिवाइड पॉइंट 3 पॉइंट शिफ्ट करो तो 1.42 × 10 देखो एग्जैक्ट आंसर आ गया मेरे पास ये। अरे क्लियर, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द थर्मल करंट कैरीड बाय द कॉपर क्यूब टू दैट कैरीड बाय एल्यूमिनियम क्यूब इज फ्रॉम अबव क्वेश्चन। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको थर्मल करंट का रेशियो निकालना है। आई कॉपर आपको मालूम करना है क्या, आई कॉपर डिवाइडेड बाय आई एल्यूमिनियम, आपको मालूम करना है आई कॉपर डिवाइडेड बाय आई एल्यूमिनियम। आई कॉपर मतलब नीचे वाला बार था, मतलब I2, मतलब I2 और I1 का रेशियो मालूम करना है। I2 आपका कितना आया था पहले वाले क्वेश्चन में 922 आया था, और वो कितना था 500, तो ये था आपके पास 922 डिवाइडेड बाय 500, तो देखो कितना हो जाएगा, ये बस 5 से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा देना। देखो 5 × 1 = 5 5 × 1 = 5, फिर पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा, सब 1 पॉइंट एग्जैक्ट आंसर चाहिएगा इसमें। तो देखो कितना हो जाएगा 5 × 5 और इधर कितना बचा 42, 5 × 8 = 40 है ना, 5 × 8 = 40 और 5 × 4 = 20, भाई साहब 1.84, राइट। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर आ गया आपके पास, क्योंकि पहले भी एग्जैक्ट आया तो अभी आ नहीं था एग्जैक्ट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिए इसके अंदर, ताकि आपके काफी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रोड्स ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर ए, ये एंड टू एंड किया हुआ है। ऑलराइट, एज्यूम दैट 10 कैलोरी ऑफ हीट फ्लोज थ्रू द रोड्स इन 2 मिनट। इसमें क्या दिया हुआ है, कितनी कि 10 कैलोरी हीट जो है वो क्या हो रही है, अब हीट जो होगी इधर से इधर फ्लो होगी, हीट इधर से इधर फ्लो होगी, और कितनी फ्लो हो रही है 10 कैलोरी। कितनी फ्लो करनी है आपको 10 कैलोरी, तो इधर मेरे पास एक तरीके से Q की वैल्यू दी हुई है। Q दे रखा है आपको 10 कैलोरी, कितने टाइम में 2 मिनट के अंदर, ये 2 मिनट्स के अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द रोड्स आर वेल्डेड एज शोन इन फिगर बी, ठीक है। द टाइम इट वुड टेक फॉर 10 कैलोरी टू फ्लो थ्रू द रोड्स। अब कितना टाइम लगेगा फ्लो होने में, देखो पहले वाला डायग्राम है, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं, देखो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, समझ में आ रहा है। इसका इक्विवेलेंट बनाओगे, देयर विल बी 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये R1 हो गया,
ये R2 हो गया, इधर मेरे पास 100 हो गया, और इधर कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया। अब R1 और R2 अगर आप यहाँ से लिखोगे, R1 R2 मेरे पास क्या हो जाएगा टोटल, और R1 R2 दोनों क्या होंगे इक्वल, द आइडेंटिकल स्क्वायर रूट से, तो दोनों को RR ले लें, एक काम करते हैं देखो, दोनों को RR ही ले लेते हैं अपन, ठीक है, दोनों को R ले लेते हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से दोनों क्या हो गया मेरे पास R, ये हो गया मेरे पास 100, ये मेरे पास क्या हो गया 0। अब थर्मल करंट क्या होती है, थर्मल करंट I जो होता है वो हीट जितनी फ्लो हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम का रेशियो होता है, ये थर्मल करंट होती है, और इसको अपन ने भी निकालना सीखा है, ये होता है डेल्टा टी अपॉन ये R होता है ना, अपॉन क्या होता है R, तो ये R की जगह क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, थर्मल के अंदर थर्मल करंट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, L अपॉन A के है, तो L और A की बात की नहीं है, सीधा R अपने को यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, तो डेल्टा टी कितना हो गया 100 माइनस 0, तो 100 आ गया मेरे पास, एंड डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे पास 2R, ठीक है, और ये रेशियो किसके इक्वल दिया हुआ है, अब यहाँ से देखो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये चीज़ दी हुई है मेरे को Q कितना है देखो 10 कैलोरी, और फाइनल आंसर आपको मिनट में निकालना है, क्या निकालना है अभी देखते हैं, तो मिनट में रहने तो टाइम की यूनिट, तो टाइम की यूनिट मेरे पास क्या होगा, या अगर कंफ्यूजन होता है तो सेकंड में कर लो, 120 सेकंड 2 मिनट में इक्वल्स टू, इसको उड़ा दें अपन, 2 से काट दिया तो ये कितना हो गया मेरे पास 50, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय R, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली R की वैल्यू कितनी आ गई देखो, यहाँ से R की वैल्यू आ गई 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 पंजे 60, तो ये हो गया मेरे पास 600 वॉट, वॉट क्या R की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, R निकालना है, तो R यहाँ पर कितना आ जाएगा टेम्परेचर है ना, R इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास केल्विन पर वॉट, है ना, केल्विन वॉट इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास R की यूनिट, है ना, यहाँ से निकाली मैंने, ये हो गया मेरे पास R। अब इसके लिए इक्विवेलेंट डायग्राम देखो, इसके लिए इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, इसको मैं 2 पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये 2 पैरेलल रेजिस्टेंस हो गए, ये मेरा R हो गया, ये वापस R हो गया, और ये मेरे पास कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए भी वापस लिखो देखो, तो इसके लिए अगर आप लिखोगे देखो क्या बनेगा, इसके लिए बनाओ क्या बनेगा मेरे पास सेम, है ना, Q/T हीट करंट Q/T इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ पर R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा R/2, क्योंकि जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं एक जैसे तो इक्विवेलेंट होता है R/2। अब Q/T, Q कितना, इसने क्या बोला, द टाइम इट वुड टेक फॉर 10 कैलोरी, Q कितना है 10 कैलोरी, और 10 कैलोरी को फ्लो करवाने में कितना टाइम लगेगा, ये T मुझे मालूम करना है, डेल्टा टी कितना 100 माइनस 0 100 है, R की वैल्यू कितनी हो गई 600, एंड डिवाइड बाय 2 को मैं ऊपर ले गया, ये हो गया, तो 0 0 0 0 2 3 जा 6, तो T इक्वल्स टू कितना आ गया देखो यहाँ पर, तो टाइम फाइनली मेरे पास कितना आ गया 310 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का मतलब कितना हो गया हाफ मिनट, हाफ मिनट देख लो ऑप्शन है क्या, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दिया हुआ है कि 3 मेटल रोड्स मेड ऑफ कॉपर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम एंड ब्रास ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब सबका लेंथ L ले रखा है, L 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये L दे रखा है, ये L हो गया, ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो हो जाएगा, सबका एरिया सेम है ना, चलो एरिया सेम है, छोड़ो आपने को देखने की जरूरत नहीं है, लेंथ और एरिया सेम हो गया, आर प्लेस्ड एंड टू एंड विद एल्यूमिनियम बिटवीन द टू, एल्यूमिनियम 2 कॉपर और ब्रास के बीच में है, ठीक है, द फ्री एंड्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एज्यूम दैट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्यूमिनियम से ट्वाइस है, मतलब ये K है, ये 2K है, ठीक है, एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ ब्रास, मतलब ये K/2 है, तो कॉपर का 2K हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, पूरा डायग्राम को डिस्क्राइब किया हुआ कुल मिला के, इसने बोला है द अप्रोक्सीमेटली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम कॉपर एंड एल्यूमिनियम ब्रास जंक्शन, मतलब ये जंक्शन टेम्परेचर, मतलब आपको T1 मालूम करना है, मतलब आपको T2 मालूम करना है। देखो एक चीज अपने को ध्यान होनी चाहिए, जब भी इक्विलिब्रियम की बात करोगे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तीनों सारी की सारी रोड के अंदर आई मेरे पास क्या हो गई सेम, आई मेरे को क्या कर दी सेम, तीनों के अंदर तीनों वाली आई क्या कर देनी सेम करनी है। मैं सबसे पहले इसकी आई लिखता हूँ, इसका आई क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, देख समझना इसको, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 100 माइनस
क्योंकि जो करंट जो होगी वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी, तो 100 माइनस T1 डेफिनेटली लो ही आएगा। तो देखो दोनों आंसर आपके 100 से कम ही आने हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L अपॉन A, और K की वैल्यू कितनी है इसकी, 2K इक्वल्स टू, फिर बीच वाले का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन A और मल्टीप्लाइड बाय K है इसका। उसके बाद में तीसरा देखो आप K/2 ब्रास के लिए लिखो, T2 में से 0 माइनस करोगे तो हो जाएगा T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय L अपॉन A K/2, ये K/2 2 ऊपर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बस कैंसिल कर लो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है आपको, तो देखो LAK तीनों रेशो में कैंसिल हो गया। बस यहाँ से अब इक्वेशन वापस थोड़ी सही व्यवस्थित लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 माइनस T1 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 इक्वल्स टू T2/2, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, ये 3 पार्ट है मेरे पास, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। ये नंबर 1, एक मिनट, ये मेरे पास क्या हो गया 1, ये मेरे पास क्या हो गया 2, और ये अपने पास क्या हो गया 3। सबसे पहले क्या कर लो आप, 1 और 3 को इक्वल कर लो, है ना, 1 और 3 को इक्वल कर लो, तो 1 इक्वल्स टू 3, देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा, मैं 1 इक्वल्स टू 3 करोगे तो 2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 400 माइनस T1 इक्वल्स टू T2। तो यहाँ से देखो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 400 माइनस 4T1 इक्वल्स टू T2, ये आ गई मेरे पास। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो भले आप, आ गया। अब देखो T1 T2 में एक इक्वेशन ये आ गई, एक T1 T2 में इक्वेशन यहाँ से भी बना सकते हो आप, 2 को 3 के इक्वल करके, देखो एक और इक्वेशन यहाँ से बना लो आप 2 को 3 के इक्वल करके, तो देखो यहाँ से करो आप 2 इक्वल्स टू 3, है ना, 2 इक्वल्स टू 3 करो आप, तो 2 इक्वल्स टू 3 करोगे, ये 2 इक्वल्स टू 3, तो 2 उधर जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो 2T1 माइनस 2T2, 2 इक्वल्स टू 3 क्या है मैंने, इक्वल्स टू T2। तो देखो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, तो ये आ गया 2T1 इक्वल्स टू 2 उधर चला गया, मेरे पास कितना आ गया 3T2। अब देखो 2T1 की वैल्यू यहाँ रखो आप इस फोर्थ वाली इक्वेशन में, यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा देखो 400 माइनस कितना हो गया, ये 4T1, T2 की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, T2 कितना है देखो, या एक काम करो 2T1 ही सही है, देखो समझना है यहाँ पर, इसको मैं 2 इंटू 2T1 लिख सकता हूँ, तो 2 इंटू 2T1 की वैल्यू कितनी है 3T2 इक्वल्स टू T2। तो देखो ये 3 2 जा 6T2 उधर जाके क्या हो जाएगा 7T2 बन जाएगा, तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास 7T2 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है, 3 2 जा 6 उधर जाके 7 हो गया, 7T2 इक्वल्स टू 400, और फाइनली क्या चाहिए मुझे, फाइनली क्या चाहिए T1 और T2 चाहिए ना, तो T2 आ जाएगा मेरे पास कितना, T2 विल कम आउट टू बी व्हाट 400 डिवाइडेड बाय 7, कितना हो गया मेरे पास ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 50 बचा, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, ये हो गया 57 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो T2 कितना आ गया 57 आ गया, तो T2 देख लो 57 का एक ही ऑप्शन में, सीधा दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑलराइट। और बाकी T1 की वैल्यू भी यहाँ पर, T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो आप, देखो 57 इंटू 3 कितना होता है, 57 इंटू 3 हो जाएगा आपका 171 शायद, है ना, 171 के आसपास, 172 के आसपास हो जाएगा, और 171 का आधा कितना हो गया, या 172 का आधा कितना हो गया 86 के आसपास आ रहा है आंसर, सही बिल्कुल, डी एकदम करेक्ट आंसर है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या दिया हुआ है देखो, कि spherical solid black body of radius r radiates power h and its rate of cooling is c। देखो आपको स्टीफन्स लॉ अगर पता हो, स्टीफन्स लॉ क्या बोल गया, स्टीफन्स लॉ अगर आपको ध्यान हो, स्टीफन्स लॉ याद है क्या, भाई लेक्चर के अंदर देखो, थ्योरी वाला लेक्चर मैंने डाला हुआ है, उसको देखो जाके, कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और पावर रेडिएटेड जो यहाँ पर दी हुई है कितनी h, उसको h से लिखा हुआ है, तो मतलब h अपॉन a जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का पावर 4, ये आपके पास फॉर्मूला होता है,
ठीक है। तो एच अपॉन यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको आप क्या बोलते हो, सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट है। तो यहाँ से एच इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। और अगर इमिसिविटी की वैल्यू अगर कुछ है मेरे पास, अगर पावर कुछ पावर अगर इमिट कर रहा है, ये मेरे पास क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए होता है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। लेकिन अगर मेरे पास अगर बॉडी मेरे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो कुछ इमिसिविटी भी आएगी मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूला फाइनली बिकम सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एच का आर के साथ में क्या रिलेशन है। देखो सिग्मा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेरे पास बॉडी का जो भी कांस्टेंट होगा। अब एरिया के अंदर मेरे पास क्या होगा, आर स्क्वायर आएगा एरिया के अंदर, है ना। इसको वापस फर्दर अगर आप लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एच इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया को, सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई भी बॉडी को स्टडी करते हो आप तो उसको स्फेरिकल बॉडी अपन लेके चलते हैं। अगर आप स्टडी तो 4 पाई आर स्क्वायर एंड टी पावर 4। और वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट आप स्फेरिकल बॉडी लेके चल सकते हो। तो यहां से एच और आर का रिलेशन आप देख पा रहे हो, तो एच क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये तो मेरे पास होगा नहीं है, ये भी होगा नहीं, इन दोनों में से एक है। अब इसके लिए इसने क्या बोला है कि रेट ऑफ कूलिंग, और दूसरा रिलेशन क्या, रेट ऑफ कूलिंग का है। अब रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, ये होता है मेरे पास पावर लॉस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। पावर लॉस मेरे पास क्या होता है, पावर लॉस होता है सिग्मा ई ए बॉडी का टेम्परेचर का पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर पावर 4 अपॉन एम इंटू एस। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ कूलिंग। तो कुल मिलाकर रेट ऑफ कूलिंग सी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये सारा मैंने थ्योरी लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं, ये सारे अभी आप फॉर्मूला डेराइव करने बैठूंगा तो फिर हो गया फिर डिस्कशन। ठीक है, तो देखो यहां से अगर आप देखोगे सिग्मा मेरे पास कांस्टेंट है, ई मेरे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस मेरे पास कांस्टेंट आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे पास कांस्टेंट आ गई, बचा गया एरिया और मास। एरिया जो होता है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, और मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाइनली कुल मिलाकर डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, आर आ जाएगा। तो सी जो हो गया वो क्या हो गया, तो सी यहां पर देख पा रहे हो आप, सी क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि टू बॉडीज ए एंड बी हैव थर्मल इमिसिविटी 0.01। थर्मल इमिसिविटी दी हुई है दो बॉडीज की, ठीक है, इवन अपन देख लेते हैं। चलो ठीक है, दो बॉडी, एक फर्स्ट और सेकंड बॉडी है। द सरफेस एरियाज ऑफ टू बॉडीज आर सेम। दो बॉडी का चलो लिख ही लेते हैं यार, E1 दे रखा है 0.01 और दूसरी बॉडी जो है उसका E2 ले लेते हैं अपन, इमिसिविटी वो दे रखा है आपको 0.81। मतलब ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर किसी की आप इमिसिव पावर निकालोगे तो वो उसकी इमिसिविटी होती है। इसको जाके देखना यार थोड़ा, ये लेक्चर थोड़ा सा क्या है, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर आपका जब रेडिएशन वाला पार्ट आ जाता है तो वहाँ थोड़े बच्चे क्या है कि ऊपर नीचे हो जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद रखो, कौन सी चीज क्या होती है वो याद रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। द सरफेस एरिया ऑफ टू बॉडीज आर सेम, मतलब A1 और A2 दोनों इक्वल है। द टू बॉडीज इमिट टोटल रेडिएटेड पावर एट द सेम रेट, मतलब पावर रेडिएटेड सेम है, मतलब P1 इक्वल्स टू P2 है। बहुत बढ़िया। द वेवलेंथ लैम्बडा बी कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी in the radiation from B is shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A by, मतलब कुल मिलाकर इसने क्या बोला, लैंग्वेज अगर बोली है वो क्या बोली है कि लैम्बडा बी जो है वो लैम्बडा ए से 1 ज़्यादा है, और ये कितने में, और ये भी माइक्रोमीटर में ज़्यादा है। ये ऐसा कुछ दिया हुआ है रिलेशन, ये मैक्सिमम। ये आपका एक ग्राफ देखा होगा आपने, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो पढ़ते हैं, ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है अगर आपको ध्यान हो। ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा का ग्राफ लोड करते हो तो यहाँ पर जो भी लैम्बडा की वैल्यू होती है वो होता है लैम्बडा आपका, वो लैम्बडा यहाँ पर दिया हुआ है, उस लैम्बडा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लो देखा होगा आपका, लैम्बडा और टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, ये सब आसपास की चीज़ें। अब इसने क्या दिया हुआ, अब इसने बोला क्या है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज, मतलब T1 दिया हुआ, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन। चलो टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको मालूम करना था टेम्परेचर ऑफ बी इज, मतलब मुझे T2 मालूम करना है। देखो पावर रेडिएटेड सेम है, पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4 अभी पढ़ा अपन ने, इक्वल्स टू सिग्मा ई ए। अब टी टू दी पावर, ये सेकंड टी हो गया, ये फर्स्ट टी हो गया, सॉरी ये फर्स्ट टी हो गया, और ये पावर 4। एरिया दोनों का सेम है,
एरिया दोनों का सेम हो गया। एमिसिविटी दोनों की अलग अलग है, सिग्मा तो स्टीफन्स कांस्टेंट है, दोनों का वैसे इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ से T2 निकालना है, तो देखो यहाँ पर T2 निकालोगे आप, तो T2 फाइनली कितना आएगा, देखो यहाँ पर T2 निकाले अपन, तो T2 विल कम आउट टू बी व्हाट, T2 अब T2 इक्वल्स T2 पावर 4 इक्वल्स टू T1 पावर 4 और E1, ये E1 ले लिया, इसको E2 ले लिया, है ना। तो T1 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई E1 हो गया आपका 0.01 और E2 हो गया आपका 0.81, ये पॉइंट दोनों हट गए। तो देखो यहाँ से मेरे पास T2 दोनों तरफ पावर 1/4 ले लो आप, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा 1, 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 पावर 4 और ये होल पावर कितना आ गया 1/4। समझो इस पूरे की पावर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि इधर मैंने दोनों तरफ पावर 1/4 ले लिए मैंने, ठीक है। तो इस पावर से इस 3 का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो मेरे पास T2 कितना आ गया, तो T2 आ जाएगा मेरे पास T1 डिवाइडेड बाय 3 और T1 कितना है, T1 है आपका 5802, मतलब 2000 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका। ये देख लो ऑप्शन क्या है 1934, है ना, 2000 से थोड़ा सा कम, 2000 से थोड़ा सा कम, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1934, 1947 आता तो मज़ा आ जाता है ना, 1934 केल्विन, तो ये मेरे पास क्या आ गया T2 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसने क्या बोला और अब ऑप्शन क्या दिया मैं, देखो ये सी तो होगा नहीं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ बी ये भी हटा दो। अब लेमड़ा बी और दिया हुआ है, देखो अगर क्वेश्चन में लेमड़ा पूछ ले तो लेमड़ा के लिए आपको क्या करना है, सिंपल लेमड़ा और टेम्परेचर का प्रोडक्ट मेरे पास क्या कर दो, तो लेमड़ा 1 T1 इक्वल्स टू लेमड़ा 2 T2, बस ये करना है आपको। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, लेमड़ा बी का लेमड़ा मतलब लेमड़ा 2 निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अब लेमड़ा 2 निकालना है, तो लेमड़ा 1 इक्वल्स टू क्या होगा लेमड़ा 2 - 1, तो इसको लिख दो आप लेमड़ा 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय T1 इक्वल्स टू लेमड़ा 2 मल्टीप्लाइड बाय T2। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ गया, अब मुझे रेशो यहाँ पर देखो किसका रेशो आ गया था, अगर यहाँ पर आपको ध्यान हो, हाँ देखो T1/T2 की वैल्यू 3 आई थी, यहाँ से T1/T2 की वैल्यू 3 आ गई थी, या T2/T1 1/3 जो भी लिखना है। देखो तो यहाँ से T1, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो T1 को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 इक्वल्स टू हो जाएगा लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 2 - 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ से लेमड़ा 2 आ जाएगा आपके पास, है ना। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 3 लेमड़ा 2 -3 हो जाएगा +3 हो जाएगा 3/2, तो 1.5 के आसपास, तो लेमड़ा 2 1.5 आएगा। ये लेमड़ा 2 कितना है 1.5, जो कि 2.5 दिया हुआ है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.5। क्लियर। मैं कुल मिलाकर यहाँ पर क्या, अगर मल्टीपल चॉइस होता तो लेमड़ा की वैल्यू भी निकाल सकते थे अपन इस तरीके से, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर अपने 2 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया होगा। कभी आपको लेमड़ा भी पूछ सकते हैं, कभी टेम्परेचर पूछ सकते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8 दिया तेरे का, दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन में 2 है, शायद कट गया है ना, शायद यहाँ पर ये गलती से कट गया, ये 2 है, ये आपका 1, ये भी 2 है, और तो कुछ नहीं कटा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, अ वॉल कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक्स विद लेंथ d, ये n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है ना, ये n तक जा रहा है। कभी शायद कन्फ्यूजन हुआ हो किसी को, तो इनके बीच का सेपरेशन d दिया हुआ है, ऑलराइट, ये d दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, देखो K1 K2 ऑल्टरनेट में चल रहा है, n नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। फॉर एग्जांपल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्लॉक्स आर सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया सब ब्लॉक्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सबका a है, इसका भी a है, इसका भी a है, सबका a है, ठीक है। द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, K इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो एक मेरे पास यहाँ पर ये 2 वॉल हो गई, इसके बीच में एक ब्लॉक बनेगा जिसकी लेंथ तो d आएगी, बस K जो होगा वो क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट, और एरिया जो हो जाएगा वो सबका मिलाकर, अगर n ब्लॉक्स हैं तो इसका एरिया हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय a। अब देखो सारे ब्लॉक्स क्या पैरेलल में कैसे लिखते हो आप, पैरेलल में लिखते हो आप 1/r इक्विवेलेंट, लिखना आता है अपने को बहुत अच्छे से, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 1/r2, ये इस तरीके से पूरा चलेगा ये, एंड सो ऑन, ठीक है। अब r इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं अपन, L/AK, तो L तो L है, A आपका कितना हो गया, इक्विवेलेंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट के लिए क्या हो गया n × a, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट, ये लिखना आ गया आपको, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें आधे तो K1 है और आधे K2 है, तो आधों को तो मैं तो n/2 तो मेरे कितने हो गए R1 हो गए, समझो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, समझो इसको, मतलब टोटल n मेरे पास ये हैं, उसमें से आधे तो 1/r1 है और आधे 1/r2 है, तो आधे मतलब n का आधा मेरे पास n/2 1/r1 है
और रिमेनिंग जो आधे हैं मेरे पास वो कितने हैं, 1/R2 है। ये भी क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ से फाइनली मुझे अब के इक्विवेलेंट निकालना है। देखो यहाँ पर वैल्यू फर्दर और पुट करते हैं अपन, क्या आएगी देख, इसको लिख लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एन ए के इक्विवेलेंट एंड होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया एल इक्वल्स टू n/2 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, n/2 कॉमन ले लिया। 1/R1 को क्या लिखूंगा मैं, L/AK या फिर AK1/L, समझो, है ना। L/AK रेजिस्टेंस होता है तो AK/L क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और प्लस दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे आप, AK2/L। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लो यहाँ पर, ये देखो n कैंसिल, n से n कैंसिल, a से a कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, l से ये l कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली k इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास, तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, देखो k1 + k2 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली क्या है, कितने ही ब्लॉक्स क्यों ना ले लो आप, कितने ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्यों ना ले लो आप, आंसर आपका हमेशा k1 + k2/2 ही आना है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि n कैंसिल n पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है आपके पास यहाँ पर, राइट। चलो उसके बाद देखो, हाँ तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है यार ये। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, मैं थोड़ा आपको फाइनल आंसर बता दूंगा, एक बार तरीका बता देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख लेना यार आप, है ना। यहाँ पर अपन टाइम किल नहीं करेंगे। सुनो क्या है, अ बॉयलर इज मेड ऑफ कॉपर प्लेट, इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है एक चीज़ में से, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लिखवा दूंगा कि बॉयलर इस, आपसे ये क्वेश्चन शायद नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम शायद मैं डायग्राम देना भूल गया हूँ। डायग्राम क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि मेरे पास क्या है, 2.5 mm 4 mm की कॉपर प्लेट है एक, मतलब अगर मैं यहाँ पर बना दूँ 2.4 mm की कॉपर प्लेट है, ये अपना 2.4 mm है ना, तो यहाँ से ये 2.4 mm है, ठीक है, विद एन इनसाइड कोटिंग ऑफ 0.2 mm थिक लेयर ऑफ टिन। 0.2 mm की क्या है, कोटिंग है, और वो किसकी बनी हुई है, टिन की बनी हुई, टिन की। ये तो है मेरे पास, ये किसकी, ये क्या है, कॉपर है ना, ये तो कॉपर है, और राइट में एक और मेरे पास कितने mm की, 0.2 mm की, है ना, राइट में कितनी, 0.2 mm की कोटिंग और ले लेते हैं अपन, तो ये 0.2 mm की कोटिंग और आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, तो इसको आप और मार्क कर दो यहाँ पर, कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0.2 mm की और कोटिंग कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये है, दे रखिए मेरे को 0.2 mm की कोटिंग, और ये है मेरे पास टिन, और ये है मेरे पास कॉपर, राइट। द सरफेस एरिया एक्सपोज टू गैस एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इधर टेम्परेचर मेरे पास 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और एरिया दे रखा है मेरे को 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या है इससे कि दूसरे एंड का टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, दूसरे एंड का टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि द अमाउंट ऑफ स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड पर आवर, अमाउंट ऑफ स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड पर आवर, वो आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर, मतलब Q/T आपको मालूम करना है पर आवर में, वो भी पर आवर में निकालना है, ठीक है, पर आवर में निकालना है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दो रेजिस्टेंस से, दो सीरीज रेजिस्टेंस से, ये R1 बोल देता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ R2। अब देखो, अब यहाँ से मैं अगर I निकालूँ, क्योंकि Q/T क्या होता है, I तो होता है हीट करंट, तो यहाँ से अगर मैं I लिखूँ तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ΔT डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ΔT तो आपका क्या हो गया, अगर ΔT लिखोगे तो ये हो जाएगा 700 माइनस 100, ये हो जाएगा 600, और R इक्विवेलेंट अपन निकाल लेते हैं अभी थोड़ी देर में, जो कि क्या होगा, सीरीज में है, दोनों ही सीरीज में है, R1 + R2 होगा, वो क्या होगा, R1 + R2 होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन, देखो क्या होगा, अब निकालना है मुझे R1 + R2, तो उसके लिए देखो R इक्विवेलेंट लिखो आप, कितना, R1 + R2, R1 की वैल्यू क्या होगी, R क्या होता है मेरे पास, L/AK, इसका L कितना है, 2.4। देखो इसको ध्यान से समझना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये mm में दिया हुआ है, ये L एरिया मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और K मुझे दिया हुआ है वापस, K के अंदर यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर है,
तो 1 सेंटीमीटर यहाँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो इसको क्या करो, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो, इसको भी क्या करो सेंटीमीटर में, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो एल अपॉन ए के होता है, तो एल, ये तो हो गया एल, 2.4 mm को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 0.24 सेंटीमीटर आ जाएगा। एल अपॉन ए कितना दे रखा है आपको 400 और के दे रखा है आपको, तो आर इक्विवेलेंट सीधा आपका क्या आ जाएगा, इसमें आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, वो उसमें यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी मेरे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, तो एल अपॉन ए के क्या आ गया मेरे पास, और ओवरऑल या तो देखो अगर इसको अगर आप समझें, और के ये क्या है कॉपर है, देखो अभी रुकना एक मिनट, देख कॉपर है ये 0.9, अब समझना इसके अंदर क्या आ रहा है 1 अपॉन सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ऊपर भी क्या है सेंटीमीटर में है, तो ये यूनिट सारी सेंटीमीटर वाली सारी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया R1 और प्लस R2 मतलब ये टिन वाले पार्ट की वजह से, देखो mm में कितना 0.2, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.02 एंड डिवाइडेड बाय एरिया, तो वही है 400 और k की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 0.9, टिन के लिए है 0.15, टिन के लिए दे रखी है 0.15। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट सॉल्व करोगे, ये आएगा आपके पास 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेना है ना, इसमें वरना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ये आएगा 10⁻³। तो यहाँ से देखो मेरे पास हीट करंट कितना आ जाएगा आई जो कितना है Q बाय आई को क्या बोलोगे आप Q बाई टी, और ये किसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 600 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और फाइनली इट विल बिकम 6 × 10⁵। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, सॉरी Q बाई टी नहीं निकालना है, इसने क्या बोला था अमाउंट ऑफ हीट स्टीम, सॉरी इसमें Q बाई टी नहीं निकालना है, आपको आपको निकालना है मास अपॉन टाइम निकालना है ना, अमाउंट ऑफ स्टीम निकालना है ना, स्टीम का मास, तो स्टीम का मास पर यूनिट टाइम में पर आवर में निकालना है आपको, m अपॉन टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, बॉयलर के अंदर क्या होगा भाई, एक बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ उबल रहा होगा, कुछ बॉयल हो रहा होगा, तो बॉयल होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ इवेपोरेट होगी, और इवेपोरेट होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम के अंदर। तो ये जो Q है ये वही वाली हीट है जो बॉयलर के अंदर किसी आइटम को बॉईल करने के काम में आ रही है। तो ये वो अगर इस हीट ने कितना पार्ट बॉईल किया है वो मुझे निकालना, इस हीट ने कितना पार्ट बॉईल किया है वो मुझे निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा m × l के बराबर होगा। ये था ना अपने पास, जब स्टेट चेंज होती है तो m × l डिवाइडेड बाय t है ना, ये पूरी वैल्यू क्या होगी ml डिवाइड बाय t हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या m अपॉन t निकालना है, तो m अपॉन t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास है ना, इससे ये आ जाएगा 6 × 10⁵ डिवाइडेड बाय l। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁵ डिवाइडेड बाय l कितना है, l देख लो यहाँ पर, l ऑफ स्टीम कितना हो गया 540। अब इसको अगर आप यहाँ पर देखोगे, अब इसको ध्यान से सुनना, इसको अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो ये पर सेकंड में आएगा, ये सारा डेटा जो आएगा पर सेकंड में, ये पर सेकंड में आएगा, ये सब आएगा पर सेकंड में। मुझे क्या करना है, पर आवर में निकालना था ना, 1 सेकंड में इतना है तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, ये पर सेकंड में है, ये समझ में आ रहा है, ये 540 ये हो जाएगा मेरा पर सेकंड में आएगा, या इसको अगर आप यूनिट लिखोगे तो ये यूनिट आएगी ग्राम पर सेकंड, ऐसे समझ लो आप। मास तो ग्राम में आएगा ना, क्योंकि यूनिट आपकी क्या चल रही है, यहाँ कैलोरी चल रही है, सेंटीमीटर चल रहा है, तो मेरे पास क्या आएगा सीजीएस में कैलकुलेशन हो रही है तो ग्राम पर सेकंड आएगा। लेकिन आंसर मुझे किस में पूछा है इसने, कि मास अमाउंट ऑफ स्टीम दैट कुड बी जनरेटेड पर आवर, 1 घंटे में कितना रिलीज होगा, तो 1 सेकंड में इतना हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 6 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 540, तो मल्टीप्लाई किया भाई, 1 सेकंड में इतना है तो 1 घंटे में ज़्यादा ही होगा ना, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ये लो। तो इस पूरे को सॉल्व करना, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे ये आएगा आपके पास 4000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम, ये इतना आएगा, और ये एक्चुअल में होगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4000 किलोग्राम, ये 4000 किलोग्राम। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, कहीं भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, थ्योरी वाला वीडियो देखना, क्लैरिटी आ जाएगी गारंटीड, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हीट फ्लोज रेडियली आउटवर्ड थ्रू अ स्फेरिकल शेल ऑफ आउटसाइड रेडियस R2 एंड इनर रेडियस R1। दो मेरे पास मतलब मिला के स्फेरिकल शेल है, एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर आपका ये हो गया। ठीक है, दोनों स्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है
इनसाइड का रेडियस दे रखा है आपको R1 और आउटसाइड का रेडियस दे रखा है आपको R2। क्या बोला इसने? द टेम्परेचर ऑफ इनर सरफेस शेल इज θ1, इसका टेम्परेचर θ1 है और आउटर का टेम्परेचर शायद θ2 दिया हुआ है, θ2 है। द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट हाफ वे बिटवीन θ1 एंड θ2, मतलब सेंटर से एक डिस्टेंस है बिल्कुल मिडवे, ये मिडवे डिस्टेंस है, इसको मैं R बोल देता हूं। जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस मेरे पास क्या मतलब, इस सरफेस से इस सरफेस का टेम्परेचर देखोगे और इस सरफेस से इस सरफेस का टेम्परेचर अगर आप देखोगे दोनों सेम है, बिल्कुल हाफ वे। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा थीटा हो जाएगा मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर क्या मालूम, अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, अब मुझे मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है द रेडियल डिस्टेंस R, मतलब मुझे ये स्मॉल r मालूम करना है, ये स्मॉल r मुझे यहाँ पर मालूम करना है। तो देखो सिंपल सा, देखो ये पहली सरफेस है, पहली सरफेस से मिड वाली सरफेस और फिर मिड से दूसरी वाली सरफेस पर मैं हीट करंट लिख सकता हूँ मैं, और हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा मतलब सबसे पहले अंदर वाली सरफेस से बीच वाली सरफेस तक थीटा लिखोगे आप तो क्या आएगा, देखो θ1, यहाँ के टेम्परेचर को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा θ1 से लेकर थीटा डेल्टा टी एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो रेजिस्टेंस जो R होता है, R का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने क्या पढ़ा, L/AK, इसको ध्यान समझना। देखो यहाँ पर L जो होता है वो क्या होती है, लेंथ होती है दो पॉइंट के बीच में, जिसके बीच में आप रेजिस्टेंस लिख रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में लेंथ अपने को पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, जो क्या होगी स्मॉल r माइनस कैपिटल R1, जो कि मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एरिया अगर आप देखोगे, एरिया मेरे पास क्या है, अगर एरिया अगर आप देखोगे, लेंथ और एरिया दोनों यहाँ पर क्या वेरिएबल है, के तो मेरे पास कांस्टेंट हो गया, लेंथ और एरिया दोनों ही क्या मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे R नहीं पता है, मुझे यहाँ पर R नहीं पता है कि भाई कितने डिस्टेंस पर जाके मेरे को एक पॉइंट लेना है, एक सरफेस लेनी है जहां पर मेरा टेम्परेचर बिल्कुल हाफ होगा, इन दोनों का बीच का टेम्परेचर होगा, तो ये कुल मिला के R मुझे पता नहीं है ना, तो R मुझे पता नहीं, R वेरिएबल है, तो इसका मतलब इन दोनों यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस भी वेरिएबल हो जाएगा, और प्लस ये सरफेस जितना एरिया बना रही होगी वो सरफेस का एरिया भी मेरे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। जब भी वेरिएबल होता है तो रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया, L की जगह क्या हो जाएगा dr, मैं क्या लेता हूँ स्मॉल छोटा सा सरफेस लेता हूँ यहाँ पर मैं, जिसका विड्थ कितना है, सपोज dr है, तो इस dr विड्थ के लिए मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। अगर dr विड्थ के लिए रेजिस्टेंस लिखना हो तो क्या हो जाएगा, dr तो हो जाएगी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और k तो मेरे पास क्या रहेगा, k रहेगा, बस ये मेरे पास स्मॉल रेजिस्टेंस आ गया इतनी सी सरफेस के लिए। अब मुझे यहां से लेकर यहां तक का है ना, इनर सरफेस से लेके इस लेयर तक का अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना हो, क्यों यहीं तक का क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ से कहाँ का लिया है, θ1 से लेके थीटा तक का लिया है, तो यहाँ पर रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी, R1 से लेकर है ना, ये वाली सरफेस की सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, R1 पर है, और ये वाली कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r पर है, ये हो गया। और यही हीट करंट आपकी किसके लिए लिखोगे आप, इस सरफेस से लेके आउटर तक, इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है थीटा माइनस आउटर कितना हो गया θ2, राइट। तो हीट का आउटवर्ड में फ्लो हो रही है, आउटवर्ड थ्रू अ स्फेरिकल, मतलब इनसाइड से आउटसाइड की तरफ फ्लो हो रही है, इसलिए मैंने θ1 को बढ़ा लिया है, फिर उससे छोटा थीटा, फिर सबसे छोटा θ2 एंगल, ठीक है। तो थीटा माइनस θ2, यहाँ पर भी सेम वही, बस लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी dr 4 पाई r स्क्वायर है ना, एक मिनट, ये r यहाँ पर स्मॉल r आएगा, सॉरी है ना, ये क्या आएगा यहाँ पर स्मॉल r, ये क्या आएगा यहाँ पर स्मॉल r आएगा 4 पाई, क्योंकि एरिया तो मेरा स्मॉल r का एरिया है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय k, और लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास r से लेकर कैपिटल R तक। तो बस इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर देखो ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंस, ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, समझने की कोशिश करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डेल्टा थीटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी क्या है डेल्टा थीटा है, दोनों सेम हो गए। तो देखो यहाँ से फाइनली क्या है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो कि 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो 4 पाई और के ये भी कांस्टेंट है, 4 पाई और के ये कांस्टेंट है, बाहर आएंगे इंटीग्रेशन से वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, दोनों को ऊपर ले लूँ, इसको इधर ले लो और इसको इधर, है ना, इसको तो राइट में लेके चले जाओ और इसको लेफ्ट में लेके चलो, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ सबसे पहले, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, तो क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -1, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी R1 से लेकर R, और इधर भी सेम, आर की पावर -1 अपॉन आर की -1, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी R से लेकर R2 तक।
यहाँ पर -1 से -1 कैंसिल, लिमिट लगाओ यहाँ पर। अब लिमिट क्या आ जाएगी, फाइनली लिमिट देखो यहाँ पर क्या आएगी, ये आ जाएगा 1/r, है ना, अपर लिमिट, ये 1/r हो गया, 1/r माइनस 1/r1 इक्वल्स टू 1/r2 माइनस 1/r। ये 1/r उधर चला गया तो क्या हो जाएगा 2/r, और 1/r1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। देखो यहाँ से फाइनली मेरे पास स्मॉल r लिखोगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2r1r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये आ गया मेरे पास, तो ये क्या आ गया मेरे पास, r आ गया, तो 2r1, ये हो गया, सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखें आपके। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें थोड़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन है। ये रेडिएशन वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन बहुत होती है यार, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नहीं हो सकता इसका। अ मेटालिक स्फीयर हैविंग रेडियस 0.08 मीटर एंड मास 10 किलोग्राम इज हीटेड टू टेम्परेचर 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सस्पेंडेड इनसाइड अ बॉक्स। एक बॉक्स ले लिया मैंने, बॉक्स, दिस इज सस्पेंडेड इनसाइड अ बॉक्स। ये बॉक्स बना देता हूँ, बॉक्स के अंदर अपन क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक को सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड कर देता हूँ, सस्पेंड, यू आर सस्पेंडेड, ठीक है। ये स्फेरिकल ब्लॉक को मैंने क्या करा, सस्पेंड कर दिया। इसका टेम्परेचर, बॉक्स का टेम्परेचर, वॉल्स जो है वो क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, हुज वॉल्स आर एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस बॉडी का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है आपके पास 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केल्विन में चेंज करोगे कितना आ जाएगा, 400 केल्विन, शायद नहीं 500, सॉरी, ये आ जाएगा मेरे पास 500 केल्विन, और ये हो जाएगा मेरे पास 300 केल्विन। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है आपको कितना, 10 किलोग्राम, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है आर लिख देता हूँ मैं, आर दिया हुआ है 0.08 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम रेट एट विच इट्स टेम्परेचर विल फॉल, किस रेट से टेम्परेचर फॉल होगा वो मुझे निकालना है। टेम्परेचर फॉल होने की रेट मतलब रेट ऑफ कूलिंग हो गई, और रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला भी अपने देखा था, वो होता है सिग्मा EA T⁴ माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर पावर 4 होल डिवाइडेड बाय m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो सिग्मा आपको दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट बहुत देखनी जरूरी है, वॉट मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट में, ठीक है। ई की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1। उसके बाद सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हाँ सही लिखा है ना। तो उसके बाद एरिया हो जाएगा स्फीयर का एरिया, जिस सरफेस से हीट लॉस हो रहा है उसका सरफेस एरिया 4 पाई, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है मेरे पास 0.08 का स्क्वायर, है ना, मीटर में ही है, ऐसा यूनिट में आ गया। और फाइनली टेम्परेचर T⁴ माइनस सराउंडिंग। देखो इस बॉडी का टेम्परेचर तो होगा, उसको बोल दिया मैंने T, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरे पास क्या हो गया ये, तो 500 की पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा ये 300 की पावर 4, ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहां से एन होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है। और एस दे रखा है, देखो 90 कैलोरी किलोग्राम डिग्री पर डिग्री। अब देखो ये तो ऐसा यूनिट में है, डिग्री भी ऐसे यूनिट में आ गया। अब कैलोरी मेरे पास ऐसे यूनिट में नहीं है, तो इसको जूल में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4.2। इस कैलकुलेशन को करना है, यहाँ से आपके पास 0.066 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, क्योंकि सारा आंसर मेरा क्या है सेकंड में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, विच ऑफ द लॉ कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ से अपन डेराइव कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इसको स्टीफन्स लॉ से अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डेराइव कर सकते हैं, राइट। इसका जब ईयर लॉन्ग मेरा कोर्स जो चल रहा है उसके अंदर जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगा तो वहां पर मैं डेराइव करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखें, आप इसको बिल्कुल रट लें, आप याद कर लें कि स्टीफन्स लॉ का ही छोटा भाई है न्यूटन्स लॉ। आपने देखा भी होगा स्टीफन्स लॉ में क्या होता है, T⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ सराउंडिंग की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर रेडिएटेड। लेकिन किसके न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में वही पावर रेडिएटेड, रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो टेम्परेचर T माइनस TS के बराबर होती है, ये होता है ना। तो स्मॉल, इसका छोटा भाई है, इसका छोटा रूप ही है ये, ठीक है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, राइट। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 क्या दिया हुआ, अ हॉट लिक्विड इज कैप्ट इन अ बिग रूम,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लिक्विड इज प्लॉटेड अगेंस्ट इस टेम्परेचर T। रेट ऑफ कूलिंग, देखो रेट ऑफ कूलिंग जो होती है न्यूटन्स लॉ अभी बताया मैंने, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से रेट ऑफ कूलिंग, जो रेट ऑफ कूलिंग है इसको किसने क्या बोला है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब वाई बोल दिया, रेट ऑफ कूलिंग है ना, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ कूलिंग है यहाँ पर, तो वाई विल बी, है ना, ये वाई, इसको वाई से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया मेरे पास टी माइनस टी एस, यहाँ से लिखो गया वाई को, तो वाई फाइनली कितना आ गया मेरे पास के टी माइनस के टी एस। इसका ये इक्वेशन एक तरीके से देखो, वाई इक्वल्स टू क्या बन रहा है, ये एम एक्स माइनस सी, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी क्या होता है, ये y हो गया, ये x हो गया, एम एक्स माइनस सी, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह का करवाता है मेरे पास। ठीक है, तो देखो कहाँ है कर्व, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, x मतलब टाइम t, ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये नेगेटिव, ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास के टी एस के बराबर होगी, टी एस क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर है। क्लियर, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके बाद 14 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड। सोलर कांस्टेंट को एस से लिखा गया है, एस से लिखते हैं जनरली, सोलर कांस्टेंट एस जो है, रेड से करोगे बहुत देर होगी, ब्लू पे आते हैं, चलो देखो सोलर कांस्टेंट एस जो होता है, सोलर कांस्टेंट एस जो होता है वो क्या होता है, एस इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है इसने, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया of a perfectly black surface placed at a mean distance of the earth from the sun। ठीक है, ये सोलर कांस्टेंट होता है कुल मिला के। इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर द सरफेस बीइंग हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सन्स रे, मतलब अर्थ, ये मेरे पास सपोज ये अर्थ हो गई, इसको ध्यान से देखना, ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया सन। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल रेज जो जा रही है बिल्कुल क्या अर्थ के सरफेस पे रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1388 वॉट पर मीटर स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, क्यू अपॉन टी क्या हो गया वॉट, और एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, द सोलर कांस्टेंट फॉर अर्थ इज एस। ठीक है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज टी, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, सन के लिए टेम्परेचर लिख रहे हैं अपन टी केल्विन। डी इज द डायमीटर ऑफ सन, इसका डायमीटर, सन का डायमीटर डी है। आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, अर्थ से सन का मीन डिस्टेंस, अर्थ से सन का मीन डिस्टेंस, मतलब ये ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ से मीन डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना है, ये दे रखा है मेरे को आर। ठीक है, वो बोले जा रहा है भगवान। द सन सबटेंड्स अ स्मॉल एंगल थीटा एट द अर्थ, सन भाई एंगल बना रहा है मतलब अर्थ के ऊपर, तो ये अर्थ से सन का एंगल अपन बना लेते हैं, ये बना रखा है कितना थीटा, ये थीटा। ठीक है, तो क्या बोला देन करेक्ट ऑप्शन, मतलब एस लिखना, अपने को एस लिखना है। अब देखो एस इक्वल्स टू होता क्या है, देखो एस अगर मुझे लिखना हो, एस इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा ई ए टी पावर 4, यही होता है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेरे पास क्या है, ये सन, ये एस है क्या, ये एस, ये अपन ने क्या लिखा, पावर रेडिएटेड लिखा है, पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला है, ये क्या है पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड मतलब ये क्यू का फॉर्मूला, पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है, पावर रेडिएटेड बोले तो ये क्यू बाई टी है, समझ में आ रहा है। और ये क्यू बाई टी, ये क्यू बाई टी दे रखा है आपको कितना, स्टीफन्स लॉ से कितना, सिग्मा ई की वैल्यू क्या होगी 1, अगर सन के केस में अपन ई की वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, तो ई हो जाएगा 1, तो सीधा जाएगा सिग्मा ए, ये एरिया क्या होगा, जिस बॉडी से पावर रेडिएट हो रही है उसका एरिया। तो यहाँ पर कौन सी बॉडी से पावर रेडिएट हो रही है, सन से पावर बाहर निकल रही है, तो सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1, ई की वैल्यू अपनी क्या होगी 1, ये हो गया। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, एस निकाल, रिलेशन में क्या एस निकालना है, तो एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एस इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ मैं ना, इसको क्यू बाई टी की वैल्यू लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए, एरिया कितना हो गया इस सन का सरफेस एरिया कितना 4 पाई, और डायमीटर का आधा, तो डी स्क्वायर बाय 4, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये क्या हो गया टी की पावर 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना पाई सिग्मा डी स्क्वायर टी की पावर 4।
ये हो गया मेरे पास। इसके बाद देखो मेरे पास क्या, ये तो पावर रेडिएटेड आया, मुझे अब सन कांस्टेंट निकालना है। सन कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट बोलो एक ही बात है। सोलर कांस्टेंट एस का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया क्या है, अब ये जो सन कांस्टेंट जो सोलर कांस्टेंट है वो क्या, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड, मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी कौन रिसीव करता है, अर्थ रिसीव कर रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया के अंदर। अब देखो यहाँ से जो भी एनर्जी निकली, ठीक है, वो एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इस पूरे एरिया के अंदर, एस आर रेडियस के पूरे स्फीयर के अंदर रेडिएट होगी, पूरा स्फीयर रिसीव करेगा, है ना, सेंटर पे सन हो गया, और 4 पाई आर स्क्वायर एरिया को पूरा का पूरा रेडिएशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अर्थ को कितना मिलेगा पर यूनिट एरिया में, तो मेरे को अब सन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सन के रिस्पेक्ट में निकालना है क्या है, अर्थ के लिए। तो अर्थ कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो पर यूनिट एरिया के अंदर कितना उसने हीट रिसीव किया पर यूनिट टाइम में, उसी को तो अपन एस बोल रहे हैं। तो क्यू बाई टी तो यहां से आ गया। अभी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कौन सा, कि भाई ये जो रेडिएशन बाहर जा रहा है कितने एरिया में जा रहा है, ये 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में जा रहा है। तो क्यू बाई टी को क्या करो आप, 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास पाई सिग्मा डी स्क्वायर टी पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्क्वायर, 4 पाई सॉरी आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आ गया मेरे पास सिग्मा डी स्क्वायर, या आप इसको ऑप्शन के फॉर्म में जमा देता हूँ, देखो मैं सिग्मा टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और डी बाय आर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसका बी क्या हो गया, ये मल्टीपल चॉइस है तो पहली बात तो बी तो आपका आंसर आ गया। एक ऑप्शन और क्या है, देखो यहाँ पर डी अपॉन डी और आर में क्या रिलेशन है, देखो ये मेरे पास क्या हो गया, डायमीटर डी हो गया, ये डायमीटर डी है, डी एंगल सबटेंस थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, आर का अपॉन रेडियस, आर का कितना हो गया डी अपॉन रेडियस कितना हो गया आर, थीटा इक्वल्स टू यहाँ से आ सकता है ना, थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन पैरेलक्स मेथड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपने देखा होगा, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डायमीटर को क्या कर सकते हो आप, एक आर्क की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो थीटा, तो इसी का एक और रिलेशन क्या आ जाएगा, डी बाय आर की जगह क्या आ जाएगा, थीटा भी लिख सकते हो, तो सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन 4 डी बाय आर की जगह क्या लिख दो, थीटा लिख दो, थीटा स्क्वायर भी आ जाएगा। तो एक रिलेशन और आ गया मेरे पास, सी विल ऑल्सो बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट। क्या है क्वेश्चन, कि हीटेड बॉडी इमिट्स रेडिएशन विच हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी एट फ्रीक्वेंसी न्यू एम। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, अगर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का कहाँ आती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात क्या कर रहा है, अगर आपको ध्यान हो, ये इंटेंसिटी वर्सेस आप लेमड़ा कर्व प्लॉट करते हो, ये कुछ ऐसा आता ही है, और यहाँ पर जो भी लेमड़ा होता है वो उसको बोलते हैं अपन लेमड़ा मैक्सिमम, और इसी के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर लिखूंगा तो उसको बोल दिया अपन ने न्यू एम। तो इस कर्व के लिए ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि लेमड़ा और टी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, और सी इक्वल्स टू क्या होता है, सी इक्वल्स टू न्यू लेमड़ा होता है। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, सी अपॉन न्यू, या यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि लेमड़ा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, न्यू के। ये चीज भी अपने को क्लियर है। अब इसने बोला है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पर होगी, जब टेम्परेचर को डबल कर दो। तो देखो यहाँ पर लेमड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो यहां से और क्या लिख सकते हो आप कि टी अपॉन न्यू का रेशियो भी मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और टी और न्यू का रेशियो कांस्टेंट, इसका मतलब टी क्या बोल सकता हूं मैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर टेम्परेचर को अगर आप डबल कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी चाहिए, 2 टाइम्स, तभी मेरा इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो टेम्परेचर डबल किया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन विल बी एट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस, 2 टाइम्स पर होगी। समझ में आया? ये मल्टीपल चॉइस है। और क्या ऑप्शन हो सकता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन विल बी एट फ्रीक्वेंसी, ए करेक्ट तो बी हो ही नहीं सकता करेक्ट। द टोटल इमिटेड पावर, अब इमिटेड पावर देखें तो इमिटेड पावर जो होती है, पावर रेडिएटेड, इमिटेड पावर मतलब पावर रेडिएटेड, ये जो होती है, ये स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू दी पावर 4। तो टोटल इमिटेड पावर विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर, तो कितने फैक्टर से टोटल पावर इंक्रीज होगी, तो पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू दी पावर 4, और टेम्परेचर कितना हो रहा है, ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 टाइम्स पावर हो जाएगी मेरे पास। तो पावर रेडिएटेड कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टू पावर 4 मतलब 16 टाइम्स हो जाएगी मेरे पास।
16 टाइम्स पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो बाय फैक्टर 16, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई थिंक दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह के और भी अगर आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन वाकई आपको अच्छे क्वालिटी वाले लग रहे हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाएं और वीडियो को शेयर करके जाएं, राइट। कल वापस मैं हाजिर रहूंगा अगले जो भी अगला लेक्चर जब भी आएगा मेरा, किसका अगला लेक्चर आने वाला है अपना, किसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। उसका पेपर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको करके आइएगा, उसके वीडियो के सॉल्यूशन में लेके हाजिर होऊंगा बहुत जल्द, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। इस तरीके से लेक्चर इसी तरीके से चैनल के ऊपर बने रहे। ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है उसको देखें, ईयर लॉन्ग नहीं देखना है। 2020 के बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट जेई की, तो वो क्विक कोर्स को देख लें। हर ऑप्शन आपको दूंगा मैं चैनल के ऊपर, क्विक कोर्स दे चुका हूँ, अब ईयर लॉन्ग देने वाला हूँ, तो दोनों ही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, राइट दोस्तों। चलो जाने का समय हो गया, बाय बाय, थैंक यू, बाय, चलो बाय।